नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। आप सोचिए गुजरात लॉबी के चमचे सब आपस में लड़े जा रहे हैं। संघ और दिल्ली दरबार में ही लड़ाई हो गई है। संघ चाह रहा है मोदी जी को निपटा दिया जाए। उधर अमेरिका में संघ का विरोध हो रहा है कि इनसे प्रतिबंध लगा दो। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से चर्चा की है। आपको सीधे उनको पास लेके चलता हूँ। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। आप रोज़ मेरी शर्ट की मज़ाक उड़ाते थे मेरे कपड़ों की, लेकिन आज खुद आप बड़ी जोरदार शर्ट पहन के आए हैं। इसलिए आज आपको मेरी मज़ाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में। संजय जी, मुझे लगता है अगर आप यूं कहते हैं कि आपकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, और थोड़ा मजा आता। लेकिन चलिए, अब मुझे तो वैसे ही लग रहा है पुरानी शर्ट है, निकाल के दे दी है हमारी पत्नी ने, तो हमने पहन ली है। लेकिन कुछ भी कहिए, आप शर्ट जोरदार आपकी है जी। क्या बात है! पास कर दिया आपने मुझे। चलिए फिर हमें सीधा मुंबई से अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में बताइए अमेरिकी लोग कैसे भारत के पीछे पड़े हुए हैं। एक ट्रम्प चचा हैं, हमारे विश्व गुरु ने सब नियम, कायदे, कानून, नैतिकता ताक पे रख के उनके लिए कहा था, आपकी बात ट्रम्प सरकार। और एक ये ट्रम्प चचा हैं, वो विश्व गुरु के पीछे पहुँच गए और हमारे प्यारे-प्यारे भागवत जी अमेरिका जा रहे हैं। और अमेरिका की संस्था में एक संस्था ने प्रमुख संस्था ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कह दी। ये लौह पुरुष की आत्मा अमेरिका तक पहुंच गई। सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। प्रियांक जी जो है वो कह रहे हैं कर्नाटक में प्रतिबंध लगना चाहिए, और अब अमेरिका में भी भागवत जी के पहुंचने से पहले अमेरिका में कह रहे हैं कि भैया इस संगठन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लगना तो चाहिए, वैसे हरकतें तो हैं भाई इन लोगों की, लेकिन ये अमेरिका में भागवत के पहुंचने से पहले ये हरकतें शुरू हो गई, ऐसी मांग शुरू हो गई। इस पे आपका क्या कहना है? संजय, देखिए, दो चीजें हैं इसमें। अगर हम देखें जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और जो तमाम एजेंसियां हैं, तमाम एनजीओज हैं, तमाम ग्रुप हैं, तमाम हमारी संस्थाएं हैं, उनकी साख जिस प्रकार से गिरी है, उससे आरएसएस भी कहीं बची नहीं है। आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे भारत में ही हैदराबाद में जाते हैं और छात्र विरोध कर देते हैं उनका। मुझे तो याद नहीं आता कि चीफ जस्टिस का कभी पहले इस तरह से विरोध हुआ हो। कोई छोटा मोटा विरोध कहीं हुआ मुझे ध्यान में नहीं आता, लेकिन इस तरह का विरोध होना। आप चुनाव आयोग के बारे में कभी इतनी खराब खराब टिप्पणी आपने सुनी हो? चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, जिस प्रकार से आज सवाल उठ रहे हैं, तो उससे आरएसएस भी अछूता नहीं है। मोहन भागवत जी पहली बार विदेश जा रहे हैं, मोहन भागवत जी पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना मुखर होकर इस प्रकार से का विरोध उस देश में होना, जहां पे आपने सही कहा कि चुनाव का प्रचार करने हमारे प्रधानमंत्री गए थे, और वो तो उनके परम मित्र हैं। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे मित्र हैं ट्रंप साहब। वो तो आपने देखा ही था सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितनी बढ़िया मित्रता उन्होंने निभाई थी। और वो अगर इनके जाने से पहले, इनका 25 तारीख से दौरा शुरू होगा और 29 तारीख को न्यूयॉर्क में जा रहे हैं, उससे लगभग 8-9 दिन पहले इस तरह की चर्चाएं होना और इस तरह का मैसेज देना जताता है कि स्थिति बहुत भयंकर है। और क्या ये वहां की बिना राजनीति के, बिना ट्रंप के इशारे के हो रहा है, या ट्रंप के इशारे पे हो रहा है? क्या ट्रंप की मानसिकता कुछ और है कि इसके बहाने भारत पे दबाव बनाया जाए, भारत की सरकार पे दबाव बनाया जाए? क्योंकि उनको भी भली भांति पता है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की और मोदी को निर्देश देने का कार्य करती है। तो अगर हम वार करेंगे, अगर हम दबाव डालेंगे मोहन भागवत पे, तो एक दबाव एक हिसाब से मोदी पे होगा, भारत की सरकार पे होगा। तो क्या इस तरह की मानसिकता लेके अमेरिका की सरकार चल रही है, या अमेरिका की जनता चल रही है? क्योंकि आपके देश में अगर कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है, तो उसके पीछे ये माना जाता है कि कहीं न कहीं सरकार की ढील है। और वो एक संगठन है, और वो संगठन कहने के लिए आजाद संगठन है, लेकिन बिना सरकार के कोई संगठन इतनी बड़ी बात करेगा, इस तरह की चीजें करेगा? हालांकि जिन्होंने विरोध किया है वो संगठन के सेक्रेटरी हैं या अध्यक्ष हैं, वो पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति हैं, वहां डॉक्टर हैं। लेकिन कोई भी हो, बयान उनका संस्था की तरफ से आया, निजी तौर पर बयान नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बड़ा झटका है। और जिस प्रकार से हम अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और लगातार ढोल पीट रहे हैं दोस्ती का, उस ढोल में कहीं ना कहीं छेद होता हुआ दिखाई दे रहा है संजय जी। जी।
मलिक साहब, ये कहा जाता है कि आरएसएस को अमेरिका से बड़ा चंदा मिलता है, इसीलिए आरएसएस कभी भी अमेरिका के खिलाफ बोलता नहीं है। बड़ा हिंदूवादी हैं, हर हिंदू का अधिकार है, हर हिंदू की रक्षा करना है, बड़े बड़े लंबे डायलॉग बोलते हैं आरएसएस वाले। और जब ट्रम्प चचा भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के वापस कर रहे थे जहाज से, तो ना तो इनके परम प्रिय शिष्य नरेंद्र मोदी की आवाज़ निकली और ना मोहन भागवत की निकली कि भाई तुम क्या गुनाह कर रहे हो कि किस तरह इस तरह भारतीयों को वापस कर रहे हो। सब खुश हो, चुप हो गए। क्या लगता है कि भागवत जी का कुछ अमेरिका से ज़्यादा टाँका भिड़ा हुआ है? संजय जी, आप पुरानी बात बता रहे हैं कि जो डिपोर्ट किया गया था भारतीयों को, अभी लेटेस्ट है कि 5,000 लोगों को चंद दिनों के अंदर भेजा गया है भारत में वापस, और कानों कान खबर नहीं है लोगों को। अमेरिका लगातार वो कार्रवाई कर रहा है, हम तो चुपचाप बैठे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। चाइना हमारी जमीन दबा लेता है और हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जाबाज शहीद हो जाते हैं, हम कहते कुछ नहीं हुआ। अमेरिका से हमारे लोगों को बेइज्जत करके निकाला जाता है, हम कहते कुछ नहीं हुआ। तो हम तो कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। आरबीआई की रिपोर्ट आ रही है कि आरबीआई ने सोना बेच दिया, हमारी सरकार और आरबीआई कह रहा नहीं कुछ नहीं हुआ, हमने तो 1 ग्राम भी सोना नहीं बेचा। तो आप क्या क्या कहां कहां देखेंगे? इनको तो समझ में आ गया है कि झूठ बोल के निकल लीजिए, और वो झूठ जब खुलेगा खुलता रहेगा, तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। आप ये देखिए कि ये जो समाचार आज आया है, ये किस ओर इंगित करता है, इशारा क्या करता है? एचडीएफसी बैंक के बोर्ड मेंबर में शामिल हुए हैं आपके परम मित्र पुराने राजीव कुमार जी, जो चुनाव आयोग में सेवा दे के गए हैं। और आज ही खबर आई है कि एलआईसी से कहा गया कि जो आपके शेयर हैं करीब 3% एलआईसी में, एचडीएफसी बैंक के पास जो 3% है, उनको बढ़ाइए और लगभग 10% करिए उसको। 10% पूरा नहीं कहा कि हल्ला ना मच जाए, 9.99 उसमें अपनी वो बढ़ाइए, आप शेयर बढ़ाइए। तो आप ये देखिए कि एलआईसी जो है अपना पैसा एचडीएफसी बैंक को देगी, प्राइवेट बैंक है और वहां राजीव कुमार जी बैठे हुए हैं। ये मैं निजी तौर पे आपको बता रहा हूं, अभी कोई इस तरह की बड़ी खबर नहीं आई है, खाली इतनी सूचना है कि निर्देश दिया गया है। ये निर्देश देने वाला कौन है? एचडीएफसी बैंक से क्या होगा? ये जो हिस्सेदारी बढ़ेगी, ये जो पैसा आएगा, ये कहां जाएगा? राजीव कुमार जी क्या करेंगे? ये आपको कुछ दिन बाद दिखेगा, जब खेला हो चुका हो। आपको पता है संजय जी, जो हम सनातन का और हम वेजिटेरियन का ढोल पीटते हैं, पिछला हमारा कॉमर्शियल साल गया है, उसमें दुनिया में सबसे बड़े हम मीट के एक्सपोर्टर हैं, और वो भी भैंसे का और भैंस का मीट। और पिछले जो तिमाही के नतीजे आए हैं, उसमें और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि 3 महीनों में 30% बढ़ गया हमारा एक्सपोर्ट। हम नंबर 1 पे हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज में हमें नंबर 2 और ये बताएंगे। हम नंबर 1 कई सारी चीजों में हैं। एक मिनट, एक मिनट। मैं आपकी इस गतिविधि में कोई भाग नहीं लूँगा। मैंने कल भी बहुत बढ़िया कबाब खाए हैं, भैंसे की कबाब थे। तो कुछ लोग मेरे दोस्त मुझे गाली दे रहे हैं पंडित होके, सावन में तुमने भैंसे के कबाब खाए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत के लिए ये गौरव की बात है कि बीफ में हम लोग दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे जैसे ब्राह्मण इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं इस कारोबार को बढ़ाने में। तो आप इसलिए बीफ की आलोचना में मैं आपका साथ नहीं दूँगा, आपको जो कहना है वो कहते रहिए। नहीं, नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं संजय जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ना खाता हूं, ना खिलाता हूं, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें दूसरी चीजों में, एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 होना चाहिए संजय जी। संजय जी, जो हम फसलें भेजते हैं, जो हम फल भेजते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सिंगापुर हो, वो हमारी कमियां निकाल के वापस भेज दे रहे हैं। वो किसी में कह रहे हैं पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है, कोई कह रहा है कि आपका बीज अच्छा नहीं है, कोई कह रहा है आपका फसल सड़ी हुई है। वो जो वहां से रिटर्न हमें आ रहा है, किसानों को जो नुकसान हो रहा है, किसान जो बर्बाद हो रहा है, उस पर भी विचार होना चाहिए ना। केवल आप भैंसे के मीट में नंबर 1 हो जाएंगे और अपना ढोल पीटेंगे, ये जरूरी नहीं है ना। जिसमें हम नंबर 1 होते थे, जिस चीजों में भारत का नाम था, हम यहाँ से अपनी जीन्स से भेजते थे, अपनी फसलें भेजते थे, अनाज भेजते थे, वो सब वापस आ रहा है हमारा। चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे सिंगापुर हो, सब वापस कर रहे हैं। क्या इस पे भी सरकार ने विचार किया है? मेरा कहने का मतलब ये है
आप ये देखिए कि चीनी एकाएक पिछले कुछ दिनों में 30% रेट बढ़ गए हैं और गन्ना किसान रो रहा है, उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है और चीनी बढ़ रही है और हम कह रहे हैं कि एथेनॉल बना रहे हैं। आप ये देखिए कि ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से घूम रहा है कि हम जो है चीनी को रोक के, चीनी को कम करके, चीनी का उत्पादन कम करके एथेनॉल बना रहे हैं और एथेनॉल के बावजूद, मिलाने के बावजूद पेट्रोल के रेट कम ही नहीं आ रहे। जो आप कह रहे थे 15-20 रुपया पर लीटर हो जाएगा, मंत्री जी ढोल पीट रहे थे, गडकरी गाना बना रहे थे, वो तो 100 रुपए से भी ऊपर बिक रहा है और लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और ना कोई कंपनियां खुश है, ना किसान खुश है। कंपनियां सिर्फ इसलिए एथेनॉल बना रही हैं कि सरकार ने मोटी सब्सिडी उसको दी है, किसान खुश नहीं है। किसानों ने धीरे धीरे उत्पादन कम कर दिया है गन्ने का, संजय जी, पिछले साल से कम उत्पादन हुआ है। अभी त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, चीनी की डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में सरकार डर गई है। अब सरकार खोलने जा रही है, बाहर से इंपोर्ट खोल देगी चीनी का। अब आप सोचिए कि जब चीनी बाहर से आनी शुरू हो जाएगी, हमारे रेट फिर डंप आ जाएंगे नीचे और फिर हमारा वही हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा गन्ने का। आप ये सोचिए कि सीजन खत्म हो गया है, आपके उत्तर प्रदेश में ही बजाज की और मोदी की चीनी मिलें हैं, उन्होंने अभी तक किसान को पेमेंट नहीं किया। और किसान का दुर्भाग्य देखिए कि उसके जो रेट है, उसके जो दाम है, वो भी तय सरकारें करती हैं। जो उसका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आएगी, ये तय करने वाला दूसरा व्यक्ति है। एक हलवाई होता है जो समोसा बनाता है, वो कहता है 8 रुपए खर्च हुए हैं, 8 रुपए की लागत आई है मेरे समोसे की, अब मैं 10 रुपए का समोसा बेचूंगा, 2 रुपए का मुझे लाभ प्राप्त होगा और मैं अपने रेट पर 10 रुपए समोसा बेचूंगा। किसान कह रहा मेरा गन्ना उगा रहे हैं, 600 रुपए का लागत आ रही है और गन्ना सरकार कह रही नहीं, आप 500 रुपए बेचोगे, 100 रुपए नुकसान में आप बेच। तो ये सरकार की नीतियां हैं गन्ना किसान को बर्बाद करने के लिए। तमाम किसान दूसरी फसलें करते जा रहे हैं। आपने सारी फसलें बदल बदल के लोगों का नाश कर दिया। जहाँ पे आप कपास उगाते थे, वहाँ पे दालें उगाते थे, वो सब बंद करके आप दूसरी फसलें उगवा रहे हैं। आपने तिलहन उगवाया और वो तेल सब रिजेक्ट होके जापान से, अब सिंगापुर से वापस आ रहा है और किसान के मत्थे पड़ रहा है। किसान बर्बादी की ओर तेजी से अग्रसर है, संजय जी, और सरकार ढोल पीट रही है नॉन वेज का। तो फिर सनातनी मत कहो ना, फिर आप वेजिटेरियन मत कहो, जब आप खुलेआम कहो कि हम तो मीट हाँ, एक्सपोर्टर कि हैं। आप जो हो ना, आप पिछले ख़यालात के हो, हमारे योगी जी मॉडर्न ख़यालात के हैं। देखिए, अगर योगी जी भी आपकी तरह होते, तो हर मॉल में आपकी तो बुरा मत मानना, देखिए आपकी उम्र से मैं ताल्लुक़ नहीं कर रहा, मैं आप पुरानी वाली संस्कृति की बात कर रहे हो, जिसमें मीट-पीट मत खाओ, वो आजकल मॉडर्न है। मैं तो गया था गोवा में पिछले दिनों, मैं उतरा, बाहर बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ बीफ के कबाब मिलते हैं। मुझे लगा कि मैं अभी भी सिडनी में ही हूँ, वहाँ तो बीफ मिल रहा था। मुझे नहीं लगा, मैं तो गोवा में आ गया। मैं कहा बाप रे! गोवा में बीफ बिक रहा है? ये सरकार किसकी है? मुझे आता है ये तो बीजेपी की सरकार है। गोवा में बोर्ड लगा के बीफ के कबाब मिल रहे थे। फिर मेरे को अरुणाचल से एक मेरे मित्र आईपीएस आए, वहाँ तो वो गौ माता का जो हाल होता है सब पता ही है सबको। लेकिन योगी जी मॉडर्न ख़्याल के हैं। मॉडर्न ख़्याल के इसलिए, जैसे उन्होंने ये मॉल-वॉल बनाए, सबको लगता था कि योगी जी यहाँ पे जैसे घुसोगे मॉल में तो गाय का दूध मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा, गोबर के पार्ट मिलेंगे। लेकिन लखनऊ के किसी मॉल में इस ख़्याल को, सोच को नहीं करना, ये पुरानी सोच है। लखनऊ के बार में चमचमाती वाइन की बोतल मिलेगी, बढ़िया स्कॉच मिलेगी। मैं तो एक बार जब खुली थी, मैं तो उत्सुकतावश गया था, बहुत सुंदर एक वाइन की बॉटल लेकर आया था मॉल से। मैं कहा यार, उत्तर प्रदेश में योगी जी के मॉल से मैं वाइन खरीदूँ, इसका भी सुख अलग है। तो मुझे लगा किसी मॉल में तो गौमूत्र होगा, गोबर होगा, दूध होगा। किसी मॉल में गाय की कदर नहीं, शराब की कदर हर जगह। प्रेम कराती बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला। समझिए, समझिए अब मलिक साहब, मॉडर्न ज़माना, केवल योगी जी को समझिए आप। और उसी चीज पे आप केजरीवाल को जेल भेज देते हैं। सतेंद्र जैन को आपने दोबारा अरेस्ट कर लिया उसी चीज में और खुद आप बेच रहे हैं। तो वो तो दोहरा विपक्ष में है चरित्र ना, कैसे? विपक्षी नेता जेल जाएँगे, सत्ता के पक्ष में थोड़ी ना जाएँगे। सत्ता वाले मौज काटेंगे, सत्ता वाले माल बेचेंगे, सत्ता वाले शराब बेचेंगे, विपक्ष वाले जेल में जाएँगे। शराब का धंधा बड़ा चोखा है। कोरोना काल जैसे ही खत्म हुआ, सबसे पहले दूध की दुकानें नहीं खुली उत्तर प्रदेश में, शराब की दुकानें खुली। शराब से जितना बड़ा रेवेन्यू आता है, वो सँभाल के रखा जाता है। तो आप विपक्ष के लोग जेल जाएँगे और सरकार के लोग माल बेचेंगे, शराब बेचेंगे।
बढ़िया है संजय जी, ये तो देखिए विपक्ष के लोग जेल जाएँ और सत्ता पक्ष वाले शराब बेचें, दूसरी और चीज़ें बेचें, प्रतिबंधित दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, वो खुलेआम बेचें। मैं गांजे की यहाँ बात नहीं तो कर रहा, मैं गांजे की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी आप मेरी तरफ इशारा मत करिए। उसने तो गांजे का गांजा नाम लिया ही गांजा नहीं किसी ने। मैंने तो ट्वीट किया कि गांजे को राष्ट्रीय नशा घोषित कर देना चाहिए। हुँ। अभी एयर इंडिया का एक चालक आया, वो नीचे गुड़ुक कर लिया जहाज को, पता लगा वो गांजा पिए हुआ था। नहीं कुंभ तो के संजय जी मेले हमारे में लिए तो कुंभ के प्रतिबंधित है मेले तो में वो मैं आज तक नहीं समझ पाया मलिक साहब, साधु संतों को नशे की जरूरत क्या है? क्या परमात्मा का नशा कम है? जिसके दिमाग में परमात्मा का नशा आ जाए, उसे फिर किसी और नशे की जरूरत क्या है? लेकिन वो वहां पे परमात्मा का नशा हो नहीं रहा ना। चिलम वहाँ चिलम पी रहे हैं, वो गांजा फूक के पी रहे हैं, वहां पे चरण छू रहे हैं उनके, कि इन गजेड़ियों को हम महात्मा माने, इन गजेड़ियों को हम आध्यात्मिक गुरु माने। क्या हम कैसे, मतलब हम डरते हैं बोलने में। हमें कहना चाहिए बाबाओं से कि तुम काहे के बाबा हो भाई, नशा क्यों कर रहे हो, गांजा क्यों पी रहे हो? और इतना ही अगर गांजे में भक्ति है तो गांजा को राष्ट्रीय नशा घोषित कर दो। हर घर में एक गांजे की चिलम रखनी चाहिए। जिस घर में गांजे की चिलम नहीं, वो घर भारतीय संस्कृति का प्रतीक नहीं। भाई जो हमारे महात्मा करते हैं वही तो हमें करना चाहिए। महात्मा कर रहा था, हमें भी यूं करना चाहिए। नहीं, महात्मा कह रहे हैं ना कि वो तो शिव के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, भगवान शिव भी करते थे, ये अरे कहते हैं, हमने अरे तो एक वो देखा नहीं। एक वो महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद, हरिद्वार में। सारे मंडलों के वो अध्यक्ष हो गए हैं महामंडलेश्वर जी। मुझसे एक बार कह रहे थे, संजय जी मुझे सपोर्ट करना चाहिए तुम्हें। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए करना चाहिए, हरिद्वार में या तो यादव है या ठाकुर है महात्मा, ब्राह्मण में मैं हूँ और एक दो और हैं। उन्होंने मुझसे पंडित व्यंग्य लगाया। मैंने कहा कैलाशानंद जी, ब्राह्मण तो मुझे ब्राह्मण मानते ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शर्मा लिखते हो लेकिन वो बड़े ही हो या कुछ और हो। तो मैं कहता हूँ हाँ, तुम जो समझो वो अच्छा। तुम्हारे अंदर कोई लक्षण ही नहीं है, तुम शराब भी पी लेते हो, तुम मांस भी खा लेते हो। मैंने कहा भाई मैं कोई दिखावा नहीं करता, जिंदगी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो हूँ वो सामने हूँ। मैं कोई नौटंकी में यकीन नहीं करता। मैं कहा आप महात्माओं के पंडित बात क्यों निपटा रहे हो? अब वो महामंडलेश्वर जी कंगना रनौत को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे थे। मैंने माथा पकड़ लिया कि भगवान जी की जगह ये कंगना रनौत पे क्यों फिदा हो रहे हैं। फिर मैंने देखा वही महामंडलेश्वर जी कुंभ के मेले में अमित शाह के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। फिर वो अंबानी के घर में बैठे हुए हैं, उनके चेले कर रहे हैं आज अंबानी जी के घर पर महामंडलेश्वर। मैंने कहा यार इनकी आत्मा तो धंधे में लगी हुई है, जमीन के कब्जा करा रहे हैं भाई साहब। फिर हुँ। अंबानी आए, उनके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा अपने वीडियो में कि तुम जिनके चरण छूते हो वो दूसरों के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। वो अंबानी पे अमित शाह पे चढ़ा रहे हैं, तुम डायरेक्ट चढ़ाओ ना, इनकी जरूरत क्या है? हुँ। लेकिन भैया महंत तो है अयोध्या के, और चंपत राय ने कर दिया कमाल। नृपेंद्र मिश्रा की कर दी बैंड बजा दी। दो चीजें साफ हो गई, चंपत राय आरएसएस के आदमी और नृपेंद्र मिश्रा मोदी के आदमी, सब जानते हैं। पूरा ट्रस्ट संघ का अध्यक्ष चेयरमैन मोदी का। जो टीवी दिल्ली के टीवी चैनलों ने चंपत राय की खिंचाई करी, तो आरएसएस को समझ आ गया कि मोदी जी भागवत जी से अपना हिसाब सेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम बताते हैं हिसाब कैसे सेट किया जाता है। चंपत राय ने एक झटके में नृपेंद्र मिश्रा की बची कुची इज्जत खत्म कर दी। अब आप सोचो, भगवान राम का मंदिर, ये चंदा चोर ऐसे चोरों की तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये भगवान राम के मंदिर को बनवाएंगे, चोरों की तरह, उचक्कों की तरह एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा ने तो लुटिया ही डुबो दी बीजेपी की। आपका क्या मानना है मलिक साहब? संजय जी देखिए, ये जो लड़ाई हो रही है भगवान राम के दरबार में, इससे भगवान राम कितने हाथ होंगे, इसकी कल्पना आप कीजिए। और ये जो लूट की लड़ाई है, भाई लूट की तो लड़ाई है कि तुम हटो अब हम लूटे, तुमने बहुत लूट लिया। मोटा-मोटी तो यही बात है। और आपको याद होगा कि जब चंपत राय जी पे आरोप लगे थे और बहुत सारे तथ्य आए थे और 100% ये था कि भाई चोरी कुछ न कुछ हुई है, गड़बड़ी कुछ न कुछ हुई है। तब यही क्रांतिकारी नपेंद्र मिश्रा जी आके कह रहे थे, "अरे आप काहे इसमें चोरी और तथाकथित चढ़ावा चोरी लगा रहे हो? यहाँ डकैती हुई है, डकैती।" इसके अलावा आप कोई व्यक्ति कह सकते हैं किसी नेता की हिम्मत पड़ी हो, किसी विपक्षी की हिम्मत पड़ी हो, किसी पत्रकार की हिम्मत पड़ी हो ये कहने की कि चोरी नहीं डकैती हुई है? इसके आप मायने समझिए। संजय जी आपने एक बहुत बढ़िया चीज़ ये बताई है कि एक है दिल्ली दरबार के और एक है नागपुर के दरबार के। अब आप ये देखिए कि नागपुर दरबार में और दिल्ली दरबार में भयंकर तलवारें खींची हुई हैं। आज जो बैठक विशाखापट्टनम में चल रही है
और हमारे जो तो अभी आजकल नए अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। मीटिंग चल रही है आरएसएस की, तमाम लोग विशाखापट्टनम में जुटे हुए हैं, ना मीटिंग दिल्ली में हो रही है, ना नागपुर में हो रही है। आप थोड़ा-सा अगर पीछे जाएँगे, आपको कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो सवाल खड़े करती हैं और वो सवाल का इशारा ये है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। जैसे आपको मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं 2024 से पहले से कह रहा हूँ कि तल्खी है लखनऊ और दिल्ली के बीच, तल्खी है अमित शाह के बाबा के बीच और आज वो जग ज़ाहिर हो चुकी है। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अब आपको मैं नई चीज़ें बताता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उसको खोल के नहीं बताऊँगा, इशारों में बताऊँगा, लेकिन आप पकड़ लेंगे। देखिए एक बता आप शुरुआत दीजिए, हुई थी बता आप दीजिए, खोल मैं दूँगा। हाँ, देखिए एक शुरुआत हुई थी संजय जी कि पीएमओ से एक बहुत बड़े अधिकारी हटाए गए थे। उसके बाद प्रसार भारती के एक बड़े अधिकारी हटाए गए। कई लोगों पे कहा हरीश से जोशी, मैं बताता जाऊँ हत्यात, हरीश जोशी हटाया गया, फिर नवनीत सहगल हटाया गया। मैं आपको डिकोड करता रहूँगा। और ये हुआ कि भई अगर वो जोशी जी पीएमओ में कितने बड़े अधिकारी थे और मोदी जी के नयन तारे थे और उनको क्यों हटाया गया और किसकी शय पे हटाया? महादेव ऐप सट्टा बाज़ार। हाँ, वो तो बहाना था। ऐसे सट्टे बाज़ार और महादेव तो बहुत घूम रहे हैं यहाँ डमरू लिए। वो तो एक बहाना था हटाने का। दूसरी बात ये है कि एकाएक 2 घटनाएँ दूसरी हुई, जिसमें भूपेंद्र यादव को हटाया गया। हटाया ही गया लगभग उनका अगर मंत्रालय का सिस्टम चेंज हो गया, इस सफल में उड़ जाएगा। दूसरा इस्तीफा हुआ आपके धर्मेंद्र प्रधान का और तीसरा नरोत्तम मिश्रा को हटाया गया। इसके बाद आपने देखा कि थाली में रख के जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट दी गई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इशारा करते हैं कि क्या अंदर ही अंदर कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है क्या? जो वार शुरू किया था अमित शाह ने मोदी को कमजोर करने के लिए, अब मोदी ने कमान ले ली है अमित शाह के चारों तरफ के सेनापतियों को हटाने के लिए। और क्या अमित शाह इसी बात से घबराए हुए हैं? इसीलिए घबराए-घबराए घूम रहे हैं, कभी महाराष्ट्र, कभी तमिलनाडु, कभी कर्नाटक, कभी हैदराबाद और आज वो मीटिंग चल रही है आपकी विशाखापट्टनम में और ये विशाखापट्टनम के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए हैं, केरल के मुख्यमंत्री आए, ये मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ वहाँ पे जो आरती चल रही है मोदी जी की भगवान राम के रूप में फ़ोटो रख के, एक बड़ा कटआउट बना के, वहाँ आरती चल रही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। जिस प्रेस क्लब को हम समझते थे कि अभी तक साया नहीं पड़ा है यहाँ पे, उसमें साया पड़ चुका, वो घेर लिया। हमें ये ना हो, अब हमें ये डर लगने लगा है कि कल को कहीं प्रेस क्लब में ये घोषणा ना हो जाए कि भगवान मोदी जी का मंदिर बनाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आरती तो हो चुकी है। अब वो मूर्ति कौन हटाए? जिस मूर्ति के सामने आरती हो गई, दिया जल गया, अगरबत्ती हो गई, अब वो मूर्ति हटाए कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अगर वो मूर्ति वहां स्थापित हो गई प्रेस क्लब में, तो कौन सा इतना बड़ा पत्रकार है, कौन सा इतना प्रेस क्लब का बड़ा अधिकारी है जो आके मूर्ति को हटवा देगा? अब आप बताइए। और आपको पता है कि पार्लियामेंट से 2 कदम की दूरी पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है। पार्लियामेंट के सामने इधर पार्लियामेंट है और इधर मोदी जी का मंदिर है। अब कल को जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, वो पहले मत्था टेकेगा मोदी जी के मंदिर में और फिर पार्लियामेंट जाएगा। तो अगर ये हो गया, तो इसको कौन रोकेगा आज के ज़माने में? तो जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो चंपत राय हों, नपेंद्र मिश्रा हों, वो लड़ाई छोटी हो जाती है संजय जी। जब दिल्ली में मंदिर बन रहा है भगवान राम स्वरूप मोदी जी का, तो हमारे भगवान राम क्या करेंगे? वो तो पहले से ही दुखी है। वो तो अपना घर टूटने से, अपना नया घर बनने से, नए घर में पानी टपकने से, नए घर में चोरी और डकैती होने से, वो तो पहले ही परेशान है। तो मोदी जी ने आपने देखा था ना किस प्रकार से बाल बाल भगवान राम को अपने घर में जाके बिठाए थे। वो फ़ोटो शायद आप भूल गए। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ जब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अगर पार्लर इसमें प्रेस क्लब में मूर्ति आई है, पूजा अर्चना हुई है, आरती चली है, तो हवा में तो चली नहीं है, वो लोगों ने की होगी। तो उन लोगों की मानसिकता समझिए आप। विरोध कौन करेगा उनका? जो विरोध करेगा वो देशद्रोही होगा और देशद्रोही होगा तो उसके लिए हमारे यहाँ दिल्ली में तिहाड़ जेल है। मजबूत सरिये के वहाँ पे जो है वो दरवाजे लगे हुए हैं, वहाँ से आप जा नहीं सकते। हमारे एक पुराने मित्र थे वहाँ पे वो कांग्रेस पार्टी के उनकी आज डेथ हो गई वहाँ पे
जिनके ऊपर आरोप था 84 के दंगे रद्द किए, सज्जन कुमार। वो मर ही गए अंदर सलाखों के पीछे। तो सलाखें बड़ी मजबूत है जेल की। तो इसलिए बिल्कुल कौन ठीक देश है। विरोधी अपने आप को साबित कराएगा? अब आप देखिए, आज अमित शाह जी ने एक एएनआई को बुला के कहा ना कि कांग्रेस ने इतना बड़ा देश विरोधी फैसला लिया है कि वो वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाएंगे। अब हमें वंदे मातरम गाने पे देश विरोधी घोषित हो रहे हैं। अगर कोई स्कूल की बात कर दे, कोई कानून व्यवस्था की बात कर दे, कोई जंतर मंतर की बात कर दे, कोई राम मंदिर में चोरी की बात कर दे, तो उससे बड़ा देश विरोधी कितना होगा? कौन होगा इतना बड़ा देश का विरोधी? और कौन जाएगा जी? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है कि वंदे मातरम पूरा गाना ज़्यादा ज़रूरी है, चंदा चोरी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, भगवान राम का माल निपटा दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बातचीत की आपने। ये तो केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आनी भी इसलिए चाहिए क्योंकि भारत की राजनीति की कहानी है, ये चोरों की कहानी है। अब सोचिए, गोवा में भाजपा की सरकार में बीफ बिकता है और यहाँ पे बीफ के नाम पर क्रांति होती है। क्या क्या खेल हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।